डिजिटल इंडिया पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा डिजिटल इंडिया यानी भ्रष्टाचार पर चोट, सामान्य नागरिकों के लिए सशक्तिकरण का है बड़ा माध्यम। कोरोना काल में दिल्ली के पेरेंट्स को मिली बड़ी राहत, प्राइवेट स्कूलों को फीस में होगी 50 से 15% की कटौती। दुनिया में तेजी से फैल रहा कोरोना का डेल्टा वेरिएंट, यूरोप में तीसरी लहर की दी गई चेतावनी। और दिल्ली सहित उत्तर भारत में अभी गर्मी से नहीं मिलेगी राहत, 2 दिन और सताएगी लू, कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट किया जाए। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे अभिभावकों को खासी राहत दी है। बताते चले कि सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को 2020-21 के सेशन में चार्ज की गई फीस में 15% की कटौती के निर्देश दिए हैं। तो यहाँ आपको बता दें कि यहाँ पहले 50% की कटौती के निर्देश दिए जा रहे थे, लेकिन इस बीच ये बड़ा फैसला सामने आया कि 15% की कटौती के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें, सरकार के आदेश में ये कहा गया कि अगर स्कूलों ने पेरेंट्स से ज्यादा फीस ली तो उन्हें पैसे लौटाने होंगे या फिर आने वाले साल में फीस में एडजस्ट करना होगा। उदाहरण के तौर पर अगर साल 2020-21 में स्कूल की एक महीने की फीस 3000 रही है तो 15% कटौती के बाद स्कूल पेरेंट्स से 2550 रुपए ही ले सकते हैं। और इसी के अलावा स्कूल मैनेजमेंट आर्थिक दिक्कत की वजह से बकाया फीस भुगतान न करने पर किसी स्टूडेंट को स्कूल की किसी भी एक्टिविटी में भाग लेने से रोक नहीं सकता। बताते चले कि दिल्ली सरकार द्वारा निर्देशित यह आदेश उन सभी 460 प्राइवेट स्कूलों के लिए है जिन्होंने उच्च न्यायालय में अपील की थी। बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार की नीति सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। तो यहाँ बिहार सरकार में मंत्री मदन सहनी ने गुरुवार को अफसरशाही और कथित तानाशाही से तंग आकर इस्तीफे की पेशकश की है। मंत्री का यहाँ ये कहना है कि उनकी चपरासी तक नहीं सुनता। हालांकि उन्होंने साफ किया कि वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे और बनी रहेंगे। तो यहाँ सहनी ने यह भी कहा कि विभाग में मंत्रियों की कोई नहीं सुनता, सारे कानून नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और इस बीच मंत्री ने कहा कि सिर्फ उनकी हालत नहीं है, बल्कि बिहार में किसी भी मंत्री की कोई अधिकारी नहीं सुनता। और यहाँ इस बीच ये भी कहा गया कि अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसीलिए उन्होंने इस्तीफे का मन बना लिया है। और मदन सहनी को इस मसले पर जीतन राम मांझी का भी साथ मिला है। उन्होंने कहा कि ये मुद्दा वो नीतीश कुमार के सामने भी उठा चुके हैं, लेकिन इस मसले पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि गिरी हुई सरकार का गिरना तय है। हम सिर्फ और सिर्फ अफसरशाही के खिलाफ में ये इस्तीफा दे रहे हैं। हमको न कोई लोभ है न लालच है, क्योंकि हम जब लोग का सेवा नहीं कर पाएंगे, हमारी बात अफसर नहीं सुनेंगे तो लोगों का काम नहीं होगा। और जब लोग का काम नहीं होगा तो हमको इतना बड़ा जगह नहीं चाहिए। अफसर बेलगाम है और वो किसी भी जनप्रतिनिधि को, चाहे एमएलए हो मंत्री हो, हम बार बार एमएलए का भी नाम ले रहे हैं और मंत्री का भी ले रहे हैं। दोनों का महत्व इतना ही है, न कोई ये नहीं है कि मंत्री हो गया तो उसका महत्व बढ़ गया। एमएलए में ये भी है कि कुछ खुल करके बोल भी लेते हैं तो थोड़ा सा दबाव में आके काम भी, यहाँ तो बोल भी नहीं सकते। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यहाँ ये कहा कि हम सब परिवहन ईंधन के रूप में ये सब चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन पर तेजी दिखाई दे रही है। तो यहाँ लगातार हाइड्रोजन पर तेजी से शोध भी कर रहे हैं। इस बीच आईआईटी चेन्नई काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहा। आईआईटी चेन्नई का हाइड्रोजन ईंधन सेल पर किया जा रहा शोध बेहद दिलचस्प है। गडकरी ने यह कहा कि जहां वो समुद्र आधारित खारे पानी और सौर ऊर्जा से ऊर्जा उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में ये सब चीजें सामने आई। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं। Important measures to manage the EV charging load. The first measure promotes to use of renewable energy to charge electric. We are using solar power. Our solar power generation is very huge. Lot of thousands of projects are now. We are encouraging people for making solar energy. And idea is using solar energy for charging of e-vehicle. The first measure promote the use of
मध्य प्रदेश के नेवार की घटना की बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहां हाई लेवल बैठक की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज मैंने कानून व्यवस्था को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की। नेमावर की घटना बेहद ही जघन्य है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर इनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और सरकार कोई कसर इस मामले में नहीं छोड़ेगी। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं। कोविड नियंत्रण के काम में सरकार अभी लगी थी, लेकिन कानून और व्यवस्था को लेकर आज मैंने उच्च स्तरीय बैठक की है। विशेषकर नेवावर की जो घटना हुई है वो जघन्यतम है। ये अपराधी नहीं, नराधम है। पकड़ लिए गए हैं, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनको सख्त से सख्त दुर्लभ सजा मिले, इसमें सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। और कार्रवाई का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। घटना से मैं भी अंदर से बहुत आहत हूं, लेकिन केवल इससे काम नहीं चलेगा। मैंने कह दिया है, निर्देश दिए कि परिणाम चाहिए। कठोरतम सजा के रूप में अपराधियों को सजा मिले और बाकी जो कार्रवाइयां की जा सकती है करें। पीड़ित परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। 25,000 रुपए की सहायता पीड़ित परिवार के परिजनों को दी जाएगी। परिजनों के साथ हम खड़े हैं, हर संभव सहयोग कर। और कोरोना वायरस को मात देने में यूपी की योगी सरकार के मॉडल का डंका ऑस्ट्रेलिया तक बज रहा है। ऑस्ट्रेलिया के सांसद क्रेग केली ने यूपी मॉडल की तारीफ की। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि डेल्टा वेरिएंट को रोकने के लिए योगी सरकार ने सुदृढ़ नीति अपनाई है। यूके की अपेक्षा में यूपी ने बेहतर काम किया है। उधर क्रेग ने अपने ट्वीट में यह भी लिखा कि यूपी और यूके के आज के आंकड़ों और जनसंख्या की तुलना की है। उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि भारत के राज्य उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 230 करोड़ है और उत्तर प्रदेश ने आइवरमेक्टिन इस्तेमाल कर कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ जंग जीत ली है। यूपी में 182 नए मामले सामने आए और वहीं यूके की जनसंख्या की बात करें तो 6.7 करोड़ है। यूके में आइवरमेक्टिन को रिजेक्ट किया गया और वैक्सीन पर भरोसा किया गया। आज यूके में 20,779 नए केस हैं और इससे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन भी योगी सरकार के कोविड प्रबंधन की तारीफ कर चुका है। बता दें कि ग्रामीण इलाकों में राज्य सरकार की माइक्रो मैनेजमेंट को WHO ने सराहा था और WHO ने अपनी वेबसाइट पर यूके के कोरोना प्रबंधन की खुलकर तारीफ की थी। तो यहां कोरोना वायरस की पहली लहर के दौरान भी WHO ने योगी सरकार के मैनेजमेंट की तारीफ की थी। बिहार में राजनीतिक हलचल एक बार फिर से बनी हुई है। तो यहां दरअसल नीतीश सरकार के मंत्री मदन सहनी का यह कहना है कि उनकी चपरासी तक नहीं सुनता और उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है। वहीं इसको लेकर अब यहां आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। आइए दिखाते हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जो हुआ। अब तो कम से कम नीतीश कुमार जी मुंह में दही जमाए हुए। अब मंत्री वो भी उन्हीं के पार्टी का इस्तीफा दे रहा है, कह रहा है अधिकारी नहीं सुन रहा। पूरी तरीके से अधिकारियों की जांच कराइए। तो हम तो कह ही रहे थे ना पहले कि बिना तबादला के, बिना आरसीपी टैक्स में बिहार में कोई काम नहीं होता। पूरी तरीके से बिहार में अफसरशाही लगी चालू है। आप सोचिए मंत्री का नहीं सुना जा रहा तो आम जनता का कहाँ सुनेगा। खेला शुरू हो गया क्या बिहार में? गिरी हुई सरकार गिरेगी, ये तो तय है। ये तो गिरी हुई सरकार है ना। जब उसके खुद के मंत्री इस तरह की आरोप लगा रहे तो क्या नाम दिया जा सकता है? गिरी हुई सरकार का गिरना तय है। मुख्यमंत्री को क्या लगता है, कुछ पता नहीं है इतना आप हो गया? पूरी तरीके से आप रहिए, गिरी हुई सरकार गिरेगी। मुख्यमंत्री को तो सब पता, तो भीष्म पितामह है। आप सब लोग जानते हैं कि 2 घटनाएं हुई हैं और हम लोग लगातार विपक्ष में रहते हुए ये सवाल उठाते रहे हैं, सरकार को घेरते रहे हैं कि भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह नीतीश कुमार जी बने हुए हैं। थके हुए मुख्यमंत्री हैं। जनता ने इनको जनादेश नहीं दिया था, लेकिन चुनाव आयोग की वजह से ये मुख्यमंत्री पद पे बैठे हुए हैं।
चोर दरवाजे से इन्होंने सरकार बनाया और लगातार हम लोग इस बात को कहते थे पूरे बिहार में अफसरशाही है। अब आप बताइए, जदयू के मंत्री हैं और अति पिछड़ा समाज से आते हैं और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव उनकी फ़ोन तक नहीं उठाते हैं, कोई चपरासी तक उनकी बात को नहीं सुनता। ये बात समझने की ज़रूरत है। बीजेपी के एक विधायक बीजेपी के मंत्री पर आरोप लगाते हैं कि उनके विभाग में तबादले में बिना आरसीपी टैक्स लिए हुए कोई काम नहीं हो रहा, यानी पूरी तरीके से बिहार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आप बताइए, मंत्री, ये मुख्यमंत्री, ऐसे बिहार चलेगा? ऐसे महामारी से लड़ाई चलेगी? रोजगार नहीं मिल रहा, उसमें जो है पास कर जा रहा है, हीरोइन सब पास कर जा रही है, सनी लियोनी पास कर जा रही है। ये तमाशा इन्होंने बना रखा है पूरी तरीके से। और ये तक उनके मंत्री ने कहा, जो मंत्री जदयू के मंत्री हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया, मदन साहनी जी ने, कि संपत्तियों की जांच कराई जाए अधिकारियों की, और वो भी खास तौर पे जो मुख्यमंत्री के आसपास जो लोग रहते हैं उनकी संपत्तियों की जांच कराई जाए। इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता? अब तो नीतीश कुमार जी को अपनी अंतरात्मा को जगाना चाहिए, नैतिकता को उधर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करता हूं। अपने पत्र में मैंने 3 मुद्दों का जिक्र किया था। मेरा पत्र मिलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर ली और कल हम लोगों की बैठक हुई और बहुसार्थक बात हुई। इस बीच ये बैठक काफी ज्यादा अहम मानी गई। आपको बता दें, अलग अलग मुद्दों पर ये बातचीत की गई। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं। हाँ, देखिए, इस माने में हम नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री को धन्यवाद दे रहे हैं कि हमारा जो पत्र गया था उसमें 3 मुद्दा का जिक्र हमने किया था कि हम दशरथ मांझी पर्वत पुरुष को भारत रत्न देने के लिए और निजी क्षेत्रों का ये हो रहा है उसमें रिजर्वेशन के लिए और जुडिशरी में आरक्षण के लिए, ये 3 मुद्दों पर हम आपसे बात करना चाहते हैं। ये लिखा था। थैंक्स इसलिए देते हैं कि हमारे पत्र को मिलते ही उन्होंने एक कमेटी कंस्टिट्यूट कर दी। कमेटी के हेड गृह मंत्री अमित शाह जी और उसके बाद जेपी नड्डा साहब और फिर जो कौन यादव जी हैं, हाँ, भूपेंद्र यादव, ये तीनों की कमेटी बनी। वो कमेटी रात में कल करीब 9 बजे हम लोगों की मीटिंग हुई है और बहुत सार्थक बातें हुई है। गृह मंत्री ने कहा है कि इस सब बातों से हम अवगत करावेंगे इनको और हम लोग सब लोग मिल करके इस पर जरूर कोई न कोई हम मुद्दा को सेटल करने का। देखिए, शराबबंदी पर दिल्ली में नहीं, हम तो यहाँ भी बोलते हैं कि जो अभी क्रियान्वयन हो रहा है उसमें कहीं न कहीं कमी है, जिसके चलते गरीब तबके के लोग जेल जा रहे हैं और अमीर लोग रात में दारू पी करके मौज कर रहे हैं। तो ये दुर्भाग्य बात नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हम कहा कि आप इसकी एक समीक्षा कीजिए। वही बात दिल्ली में भी कहा है कि जो शराब नीति है उसमें कहीं न कहीं सुधार लाने की ज़रूरत है। ऐसे शराबबंदी होनी चाहिए। हम एकदम उसके कायल हैं। हम खुद कहा है कि हम वैसे घर में जन्मे हैं जहाँ शराब बनाई जाती थी, शराब का सेवन हमारे पेरेंट्स करते थे, लेकिन हम 9 वर्ष के बाद हमको पता नहीं है कि कैसा शराब होता। और चीफ जस्टिस एनवी रमणा ने कहा कि सोशल मीडिया पर किसी मुद्दे को भावनात्मक तरीके से बढ़ा चढ़ाकर बताए जाने से जजों की राय प्रभावित नहीं होनी चाहिए। जस्टिस एनवी रमणा ने पीडी देसाई मेमोरियल लेक्चर को वर्चुअल तरीके से संबोधित करते हुए ये बात कही। आपको बता दें, मीडिया ट्रायल किसी भी मामले को तय करने में मार्गदर्शक नहीं बन सकता। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि आलोचना और विरोध की आवाज लोकतंत्र का अनिवार्य हिस्सा है। इसके अलावा सीजेआई ने यह भी कहा कि न्यायपालिका को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विधायिका या कार्यपालिका द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता, वरना कानून का शासन भ्रामक हो जाएगा। बताया जा रहा है कि इस बीच अंग्रेजी हुकूमत का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि कई बार सरकार का बनाया हुआ कानून अन्याय का कारण बन जाता है।
जैसे कि कल डॉक्टर्स डे था और इस दिन भारत रत्न विधान चंद्र राय को याद किया जाता है। आपको बता दें WHO ने इस अवसर पर कहा कि हमने कोरोना काल में कई डॉक्टर्स को खोया है। डॉक्टर्स डे पर WHO इन बहादुर डॉक्टर्स, उनके परिवारों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को सलाम करता है। उन्होंने ये भी कहा कि WHO देशों के साथ स्वास्थ्य कार्यबल को मजबूत करने में निवेश करना जारी रखेगा। डॉक्टर्स लोगों के लिए किसी भगवान से कम नहीं है और कोरोना की शुरुआत से ही डॉक्टर्स ने अपनी जान पर खेलकर लाखों मरीजों को मौत के मुंह से बाहर निकाला है। डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कार्यकर्ता महामारी के ऐसे कठिन समय के दौरान हमारे साथ खड़े रहे, जब हमें कितना भी स्वीकार करें या धन्यवाद करें। इस बीच आपको बता दें कि कल जिस तरीके से कोरोना वायरस के तहत यहाँ डॉक्टर्स की जान काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी गई है। अब कोरोना से जंग में कई डॉक्टर्स की जान भी जा चुकी है। डॉक्टर्स डे की बात करें हैं तो इस बीच साफ तौर पर कहा कि कितना भी स्वीकार करें या धन्यवाद करें डॉक्टर्स का, क्योंकि उन्होंने इस कोरोना वायरस के चलते काफी ज्यादा अहम भूमिका निभाई है। इस बीच WHO ने इस अवसर पर ट्वीट भी किया कि डॉक्टर्स के बलिदान को कभी भी भूला नहीं जा सकता, क्योंकि कोरोना काल की इस लड़ाई में इलाज करते करते कई डॉक्टर्स की जान चली गई है। रूस में कोरोना वायरस से लगातार दूसरे दिन बुधवार को 669 मरीजों की मौत दर्ज हुई, तो यहां महामारी से प्रतिदिन होने वाली मौत की सबसे ज्यादा संख्या है। मंगलवार को कोविड-19 से 652 मरीजों की मौत हुई थी। वहीं पिछले गुरुवार की बात कर ली जाए तो हर रोज संक्रमण के 20,000 से ज्यादा मामले और लगभग 600 मौत दर्ज कर रही है। तो यहाँ बुधवार की बात कर लेते हैं। संक्रमण के 21,042 मामले दर्ज किए गए। रूस के अधिकारी इसके लिए जनता की लापरवाही को जिम्मेदार मान रहे हैं। हालांकि रूस उन देशों में शामिल है जिन्होंने सबसे पहले कोविड-19 रोधी टीका तैयार किया था, लेकिन अभी तक देश की जनसंख्या के मात्र 15% लोगों को ही टीके की कम से कम एक खुराक मिली है। उधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को उम्मीद जताई कि संक्रमण के नए मामले बढ़ने के बीच देश में एक बार फिर लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पुतिन ने यहाँ ये कहा कि कई क्षेत्रों में स्थानीय अधिकारियों द्वारा लिए गए फैसले, जिन्होंने कुछ कर्मियों के लिए टीकाकरण की आवश्यक बनाया है, वे संक्रमण की नई लहर को रोकने और लॉकडाउन से बचने में हमारे लिए मददगार साबित होंगे। उधर इराक की राजधानी बगदाद की बात कर लेते हैं, जहां बुधवार को एक व्यस्त बाजार में जबरदस्त धमाका हुआ। इस धमाके में 15 लोग घायल हो गए और यहां इराकी सेना ने इस बात की जानकारी दी। आपको बताते चले कि यह धमाका उस समय हुआ जब राजधानी के पूर्वी हिस्सा में उपनगर सदर सिटी के मारिडी बाजार क्षेत्र में एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस का विस्फोट हो गया था। सेना में कहा गया कि घायलों को मामूली चोटें आई हैं और ज्यादातर लोगों को इलाज के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो यहाँ फिलहाल आपको ये भी जानकारी दे दें कि जो लोग घायल हुए थे उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और विस्फोट के मलबे के बीच चप्पलें भी दिखाई दी। इस बीच आपको बता दें कि यहाँ किसी भी आतंकी संगठन की जिम्मेदारी नहीं ली गई है, लेकिन इस इलाके में ऐसे हमलों को इस्लामिक स्टेट अंजाम देता आया है। बताया जा रहा है कि इस बयान में एक ये भी चीजें सामने आई कि सुरक्षा बलों ने इस हमले के पीछे जिम्मेदार लोगों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में सिख युवतियों के धर्मांतरण मामले को लेकर फतेहाबाद के एक युवक ने सोशल मीडिया पर कुछ आपत्तिजनक पोस्ट करी है। आपको बता दें, जिसके बाद सिख समुदाय के लोग और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने मिलकर युवक का पता लगाया और उसे पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। तो यहाँ गलती का एहसास होने पर युवक ने पंचायत और भरी सभा में सभी से अपने द्वारा की गई पोस्ट को लेकर माफी मांगी। आपको बता दें, वहीं सिख समुदाय के लोगों ने दरिया दिली दिखाते हुए युवक को माफ भी कर दिया और हिदायत ये दी कि आगे से इस तरह के पोस्ट फेसबुक पर ना डालें। जो बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। मैं संजय कुमार, ठाकर बस्ती फतेहाबाद। मैंने सिख समाज के बारे में कुछ पोस्ट को शेयर किया था, जिसके लिए मैं सिख समाज से माफ़ी मांगता हूं और धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे माफ़ किया। और मुझे बहुत बड़ी गलती हुई है, उसके बावजूद भी मुझे माफ़ किया। एक संजय नाम का मुंडा है फतेहाबाद शहर से, जो 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਇਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਲਤ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਭਾਸ਼ਾ ਔਰ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਗਹਿਣਤਾ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਲੜਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਜੋ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਇਹਨੇ ਪਾਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਲੋਕ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ही ये कहने लग गए कि चलो बच्चे ने पहली बारी गलती की है तो एक बारी। और देश के कई राज्यों में इस समय कोरोना वैक्सीन की भारी किल्लत हो गई है। हालांकि कुछ स्थानों पर बचे हुए स्टॉक से काम चलाया जा रहा है, लेकिन इस बीच रांची में वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे कुछ लोगों को उस समय निराशा हाथ लगी जब उन्हें पता चला कि वहां सिर्फ कोवैक्सीन की डोज दी जा रही है। तो यहां कोविशील्ड की पहली डोज लगवा चुके लोगों के हाथ निराशा लगी। वैक्सीन तो ठीक ही चल रहा है, जहाँ तक वैक्सीन का बात है शॉर्टेज चलता है। जैसे कोविशील्ड नहीं है और कोवैक्सीन है तो कोवैक्सीन चल रहा है। यहाँ कितने डोजेज हैं? आज यहाँ 200 डोज है, 200 डोज पड़ेगा फर्स्ट सेकंड मिला करके। क्या बताया इन्होंने यहाँ पर वैक्सीन है कि नहीं है, कब मिलेगी? इसके पहले 28 को आए तो बोले कि आप 1 तारीख को आइएगा, 1 तारीख को आ जाए तो अभी बोल रहे हैं कि 4-5 दिन के बाद आइए सर। हाँ, ऐसा क्यों? बोल रहे हैं कि अवेलेबल नहीं है ही नहीं, कोविशील्ड है नहीं और कोवैक्सीन तो ले नहीं सकेंगे सर, चूँकि कोविशील्ड ले चुका हूँ मैं। तो ये स्थिति है सर। उत्तराखंड के लाल कुआं की बात कर लेते हैं। यहाँ नगीना कॉलोनी बचाओ संघर्ष समिति के शिष्टमंडल ने तहसील कार्यालय पहुंचकर उप जिलाधिकारी मनीष कुमार सिंह से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने रेलवे प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई के बाद उत्पन्न हुई समस्या से अवगत कराया, जिस पर एसडीएम ने पुलिस प्रशासन को साथ लेकर रेलवे प्रशासन की कार्रवाई में सहयोग करने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कोतवाली को भविष्य में बिना किसी निर्देश के रेलवे कार्रवाई में सहयोग न करने के निर्देश दिए, ताकि नगर के लॉ एंड ऑर्डर के नियम को कायम किया जा सके। रेलवे के एक सेक्शन इंजीनियर हैं, वो आए। उनका कहना यह है कि लाल कुआं में जो रेलवे की ज़मीन है उस पर कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर मकान वगैरह बनाए गए हैं। अब रेलवे को उस भूमि की आवश्यकता है, इसलिए उसको भूमि को खाली कराया जाना है। मेरे द्वारा उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि आप पहले नक्शा लेकर के आएँ, पहले ये चिन्हित किया जाना चाहिए कि वो भूमि किसकी है, प्रॉपर चिन्हीकरण की कार्रवाई हो और उच्च अधिकारियों से जो है मार्गदर्शन प्राप्त किया जाए, उनको रेफर किया जाए, क्योंकि कहीं न कहीं ये प्रश्न कानून और व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। और चूंकि वर्तमान में कोविड कर्फ्यू भी चल रहा है, इसलिए ऐसे समय में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाए या नहीं की जाए, इस पर भी उच्च अधिकारियों का मार्गदर्शन आवश्यक होगा। बिल्कुल मेरी वार्ता हुई और मेरे द्वारा बहुत कड़े शब्दों में उनको निर्देश दिया गया है कि चूंकि बिना स्थानीय प्रशासन को संज्ञान में लिए या बिना उनको विश्वास में लिए उनके द्वारा एक तरफा ढंग से नोटिस चिपकाए गए हैं। यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि पहले इस बात का चिन्हीकरण होना चाहिए कि ये जमीन रेलवे की है या किसी और विभाग की है या किसी निजी। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सियासी पारा चढ़ने लगा है। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष समेत सभी दल राजनीति बनाने में जुटे हैं, तो वहीं राज्य में सियासी जमीन तलाश रही आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। बता दें, उत्तराखंड में पहली बार चुनाव में उतर रही आप ने बड़ा फैसला लिया है। आप कर्नल अजय कोठियाल को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के सामने चुनाव लड़ाएगी। तो यहां अजय कोठियाल उपचुनाव में सीएम तीरथ सिंह रावत के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और गुरुवार को इस बात की घोषणा की। बताते चले कि पौड़ी से लोकसभा सांसद तीरथ सिंह रावत ने इस साल 10 मार्च को मुख्यमंत्री पद संभाला था। नियम के मुताबिक 10 सितंबर तक उन्हें विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होना अनिवार्य है और प्रदेश में इस समय 2 विधानसभा सीटें भी खाली है, जिसमें से गढ़वाल क्षेत्र में स्थित गंगोत्री सीट से रावत के उपचुनाव लड़ने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। और इसी के अलावा कांग्रेस नेता इंदिरा हृदय के निधन के बाद हल्द्वानी सीट थी, जिसमें एक सीट खाली बताई जा रही है।
लगातार बढ़ रही महंगाई के बीच मध्य प्रदेश के लोगों को एक और झटका लगा है। आपको बता दें, राज्य सरकार ने बिजली की दरें बढ़ाने का फैसला कर लिया है। इसके तहत फिक्स चार्ज में इजाफा किया जाएगा और नई दरें 8 जुलाई से लागू हो जाएंगी। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के विद्युत कंपनियों ने बिजली बिल में 6.23% के इजाफे का प्रस्ताव दिया, लेकिन आयोग ने 0.63% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। यहां अब नियामक आयोग से मंजूरी मिलते ही राज्य में 8 जुलाई से नया टैरिफ प्लान लागू हो जाएगा। दरअसल इस मामले में आयोग ने सिर्फ फिक्स चार्ज में ही इजाफा किया। बताया जा रहा है कि राज्य में पावर मैनेजमेंट कंपनियों ने 2629 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया, जिसकी भरपाई के लिए 6.23% इजाफे की अनुमति मांगी गई। हालांकि आयोग ने इजाफे की मांग को 10 गुना कम कर दिया है। दरअसल यहां पावर मैनेजमेंट कंपनियों ने 44,403 करोड़ का सकल राजस्व बताया था, लेकिन इस बीच आयोग ने 42,402 करोड़ की ही मान्य किया और साथ ही 264 करोड़ का सकल खर्च बढ़ाने की अनुमति दी गई, जिसकी वसूली जो है फिक्स चार्ज से की जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।